तारीख थी 13 जून साल 2026। रचना नाम की एक महिला अपने देवर के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे भैया सचिन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। ये सुनकर देवर घबरा जाता है और अपने एक पड़ोसी को कॉल करके उनसे कहता है कि वो उसके भाई को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाए। पड़ोसी भी ऐसा ही करता है। वो सचिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर्स उसे चेक करने के बाद ये बता देते हैं कि अब ये चल बसे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन को क्या हुआ था। ये केस आपको शॉक कर देगा, इसको एंड तक देखिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नौरोजपुर गुर्जर गांव से, जहां सचिन डागर नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था। सचिन की उम्र करीब 33 साल के आसपास थी और वो पेशे से एक किसान था। सचिन के पास करीब 9 बीघा अपनी खुद की जमीन थी। इसके अलावा वो दूसरों को करीब 60 बीघा जमीन उगाही पर लेकर उस पर खेती करता था। कुल मिलाकर कहें तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सचिन की अपनी जमीन की कीमत ही करोड़ों रुपयों में थी, जिस पर खेती करके वो आराम से अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। वो ना तो अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कोई कमी होने देता और ना ही अपनी वाइफ को। सचिन की वाइफ का नाम था रचना और इन दोनों की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। ये शादी पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज थी, यानी दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी के बाद ही इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, जिसके बाद समाज और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ सचिन अपनी दुल्हन रचना को विदा करके अपने घर ले आया। और रचना ने आते ही पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली। वो अपनी सास यानी सचिन की माँ और देवर नवीन का भी बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती। वहीं सचिन भी रचना का साथ पाकर काफी खुश था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ना कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता, ना ही कोई विवाद। वक्त के साथ उनके घर में 2 बच्चों की किलकारियां गूंजी, जिनमें एक प्यारी सी बेटी थी और एक सुंदर सा बेटा। इन बच्चों के आने के बाद रचना और सचिन का ये छोटा सा परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, जबकि सचिन की बुजुर्ग माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बुढ़ापे में अपनी गोद में खिलाने और खेलने के लिए प्यारे बच्चे मिल गए। वो दिन भर बच्चों की देखभाल और उनके साथ वक्त बिताने में मगन रहने लगी। इन 2 मासूम बच्चों की किलकारियों से पूरे घर का माहौल बदल गया। सचिन की दिन भर की खेतों की थकान बच्चों की एक मुस्कान देखकर दूर हो जाती थी। घर में चारों तरफ बस खुशियों की बहार छाई रहती थी। देखते ही देखते टाइम बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। आज बेटी 8 साल की है और बेटा 7 साल का है। सचिन अपने परिवार में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। वो अपनी माँ का भी बहुत ध्यान रखता था, पर बढ़ती उम्र के साथ अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज कराने में सचिन और उसके छोटे भाई नवीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सचिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो खेत से आने के बाद उनकी देखभाल का पूरा ध्यान रखता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों और इलाज के बावजूद साल 2022 में सचिन की माँ इस दुनिया से चल बसी। उनके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर की वो रौनक हमेशा के लिए खत्म हो गई जो उनकी मौजूदगी से हुआ करती थी। अपनी माँ को खोने के बाद सचिन ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने बच्चों की खातिर फिर से खेती किसानी करना शुरू कर दिया। इस दौरान रचना ने भी सचिन को काफी हिम्मत दी और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। इसके बाद तारीख आती है 13 जून साल 2026। सुबह के करीब 3:30 बजे का वक्त था। रचना अपने देवर नवीन के पास फोन करती है, जो फिलहाल राजस्थान के झुंझुनू में रह रहा था और वहां पर टीचर के तौर पर वो काम कर रहा था। जैसे नवीन कॉल उठाता है, रचना घबराए हुए लहजे में कहती है कि तुम्हारे भाई की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो कोई हलचल नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इस पर नवीन उसे शांत रहने को कहता है और फौरन ही पड़ोस में रहने वाले मैमपाल सिंह को फोन करता है और उनसे कहता है कि भाभी का फोन आया था कि सचिन भैया की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए आप प्लीज फौरन घर पहुंचिए और भैया को डॉक्टर के पास ले जाइए। मैं भी तब तक यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। सचिन की हालत के बारे में सुनते ही मैमपाल भी बिना एक पल गवाए 1-2 पड़ोसियों को साथ में लेकर फौरन ही सचिन के घर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि सचिन बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। ये देखकर मैमपाल बाकी पड़ोसियों की मदद से सचिन को अपने कार में लेटाते हैं और एक नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उसे चेक करने के बाद दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं। इसके बाद सचिन को उस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। ये बात जैसे ही डॉक्टर्स मैमपाल और रचना को बताते हैं तो रचना फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उसके दोनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सचिन की बॉडी को परिवार के हवाले कर देते हैं, जो उसे लेकर घर आ जाते हैं और पूरे गांव में
सचिन की खबर आग की तरह फैल जाती है। सुबह होते होते दूर दराज के गांव में रहने वाले सचिन के बाकी रिश्तेदार, सगे संबंधी और नौरोजपुर गुर्जर गांव के सैकड़ों लोग सचिन के घर में जमा होने लगते हैं। पूरा माहौल गमगीन हो चुका था। अब सचिन के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इतने में सचिन का भाई नवीन भी आ जाता है, जो रात से ही बदहवास था। वो अपने बड़े भाई की बॉडी को देखकर फूट फूट के रोने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भाई कल तक सही सलामत था वो आज उन्हें छोड़कर चला गया है। नवीन ही नहीं बल्कि घर में आए सभी रिश्तेदार यही कह रहे थे कि कल तक जो सचिन बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक उसकी जान कैसे चली गई, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। इस पर रचना जवाब देते हुए कहती है कि सचिन कल दिन भर खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने फसलों पर छिड़कने के लिए तेज कीटनाशक का इस्तेमाल किया था। शाम को जब वो घर लौटे तो कीटनाशक की तेज महक और गैस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुझे घुटन हो रही है। फिर अचानक रात को तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और तब मैंने नवीन को फोन किया। रचना की बात पर सभी ने भरोसा कर लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नवीन को उस पर शक होने लगा। दरअसल जब अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई थी ना, और सचिन की बॉडी को आखिरी बार नहलाने की तैयारी की गई, तो रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार से ठीक पहले सचिन की बॉडी से कपड़े हटाए गए। इसके बाद नवीन और बाकी रिश्तेदारों ने उसे नहलाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने देखा कि सचिन की गर्दन पर गहरे नीले और काले रंग का निशान मौजूद है। साथ ही उसके सीने पर भी एक निशान था, जिन्हें देखकर नवीन को तुरंत ही समझ आ गया था कि उसके भाई की जान खुद नहीं गई है, बल्कि उसका बेरहमी से गला दबाया गया है। क्योंकि अगर सिर्फ तबीयत खराब की वजह से सचिन की जान गई होती तो गले पर ऐसे बेरहमी से दबाए जाने के निशान कभी भी नहीं आते। नवीन ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि जब तक उसके भाई की जान जाने का असली रीजन पता नहीं चलेगा, तब तक सचिन का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उसकी अर्थी ले जाने की तैयारी वहीं रोक दी गई। इसके बाद नवीन ने बिना कोई टाइम गवाए फौरन ही बागपत पुलिस को फोन घुमाया और उन्हें फौरन ही यहाँ पर आने के लिए कहा। पुलिस भी सचिन के घर पहुंच गई और नवीन से पूछताछ करने लगी, जिसने सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस ने रचना से सवाल जवाब किए कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तब उसने फिर से कीटनाशक वाली कहानी सुनाई कि दवाई उनके शरीर में चढ़ गई थी, जिस वजह से रात को उनका दम घुटने लगा। पर पुलिस को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सचिन आज से नहीं बल्कि कई सालों से खेती कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि कैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, और अगर सच में उसकी जान कीटनाशक की वजह से गई है तो उसकी गर्दन पर निशान कैसे आए। ये सवाल जब पुलिस ने रचना से पूछा तो उसने कहा कि रात को जब कीटनाशक का असर बढ़ा तो सचिन को बहुत तेज बेचैनी और दम घुटने का एहसास हुआ। छटपटाहट और सांस न आने के चलते वो खुद अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को दबाने लगे, यानी कि ये निशान उसके खुद के हाथों के हैं। पर पुलिस को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए सचिन का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया गया। पुलिस ने तुरंत ही अंतिम संस्कार की तैयारियों को रुकवा दिया और सचिन की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जब डॉक्टरों की टीम ने सचिन की बॉडी की जांच की तो रचना की झूठी कहानी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया कि सचिन की जान किसी कीटनाशक या विषैले पदार्थ के चढ़ने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी जान दम घुटने की वजह से गई है। और ये तब होता है जब किसी का गला या मुंह जबरदस्ती दबाया जाए। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि सचिन का गला इतनी बेरहमी से दबाया गया था कि उसकी गर्दन के अंदरूनी हिस्सों पर गहरे जख्म हो गए थे, और ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस का पहला डाउट रचना पर ही गया, इसलिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाली गई, जिसमें पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पिछले कई महीनों से दिन और रात में घंटों बातें होती थी। वारदात वाली रात यानी कि 12-13 जून को भी इस नंबर पर रचना की लगातार कई बार बातचीत हुई थी। ये देखकर पुलिस ने इस नंबर की टावर लोकेशन निकाली और तब पता चला कि सचिन को जिस वक्त मारा गया तब ये नंबर उसके घर में ही मौजूद था। पर यह नंबर था किसका और उस रात क्या सच में सचिन के घर पर मौजूद था? ये जानने के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया, जिसमें से एक फुटेज में साफ दिखा कि 12 जून की रात को 10 बजे एक अनजान शख्स दबे पांव सचिन के घर में घुस रहा है और 13 जून को सुबह करीब 3:28 पर वहां से भाग रहा है। ये देखकर पुलिस समझ गई कि हो या ना हो, ये वही शख्स है जिससे रचना घंटों फोन पर बातें करती है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस ने नवीन समेत बाकी लोगों को ये फुटेज दिखाए और पूछा कि क्या कोई इस शख्स को पहचानता है, क्या ये रचना का कोई रिलेटिव है जो पहले से सचिन के घर आया हो? तो इस पर सभी ने ना में जवाब दिया। ये सुनने के बाद पुलिस ने अब रचना से ही पूछताछ करने का फैसला किया और उसे हिरासत में लेकर वो थाने लेके आ गए, जहां सख्ती से रचना से सवाल जवाब किए गए। हालांकि शुरुआत में वो उस शख्स को पहचानने से इनकार करती रही, लेकिन फिर उसने कबूल कर लिया कि ये शख्स उसका बॉयफ्रेंड सोनू है, जो बागपत जिले के ही रंछाड़ गांव का रहने वाला है, और इन दोनों की मुलाकात साल 2025 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी।
सोनू ने रचना को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी का एक बड़ा ऑफिसर है और हर महीने लाखों रुपए कमाता है, साथ ही देश विदेश में घूमता है। शुरुआत में दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर मैसेजेस पर बातें हुई। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए। सोनू रचना को मीठी मीठी बातें करके बड़े बड़े सपने दिखाने लगा। वो उसे कहता था कि वो उसे इस गांव की जिंदगी से दूर ले जाएगा, जहां वो दोनों एक आलीशान जिंदगी जिएंगे। रचना को सोनू से इस कदर प्यार हो गया कि वो उसके लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी और अपने 15 साल पुराने हंसते खेलते परिवार को वो भूल चुकी थी। दोनों के बीच फोन पर घंटों बातें होने लगी। जब सचिन खेतों में काम करने चला जाता था तब रचना सोनू से फोन पर बातें किया करती थी और मौका पाकर उससे मिलने भी चली जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि इनके बीच रिलेशन बन चुका था जो काफी हद तक आगे बढ़ गया था और ये आए दिन एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। पर वक्त के साथ सचिन को रचना पर डाउट होने लगा। दरअसल सोनू से प्यार होने के बाद रचना घर के कामों और बच्चों से ध्यान हटाकर हर टाइम मोबाइल में डूबी रहती थी। वो छुप छुप कर फोन पर बातें करती थी और सचिन के कमरे में आने के बाद वो फोन कट कर देती थी। सचिन ने नोटिस किया कि रचना अब छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने झगड़ने लगी है और उससे दूरी बनाने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन सचिन ने रचना को सोनू के साथ फोन पर बेहद आपत्तिजनक बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने जब रचना का मोबाइल चेक किया तो उसमें सोनू के दर्जनों कॉल और मैसेजेस थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और सचिन ने रचना को वार्निंग दी कि वो सोनू से दूर रहे। यहाँ तक कि उसने खुद भी सोनू को फोन किया और दोबारा रचना से कांटेक्ट ना करने की बात कही। रचना और सोनू अब एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि जब तक सचिन जिंदा है दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए सोनू ने रचना से कहा कि उन्हें मिलकर सचिन को रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और सचिन की करोड़ों रुपए की जमीन बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। रचना को भी आइडिया ठीक लगा, जिसके बाद सोनू ने उससे कहा कि वो सबसे पहले नींद की गोलियों का इंतजाम करे और उन्हें सचिन को खिला दे, जिसके बाद वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर ये दोनों उसे ठिकाने लगा देंगे। सोनू की बात मानकर रचना ने 12 जून को किसी तरह नींद की गोलियां मंगा ली और घर में मीठी खीर बनाई। उसे चुपके से उस खीर में बहुत सारी नींद की गोलियां पीस कर मिला दी और सचिन को खाने के लिए दे दी। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद जब सचिन थका हुआ घर आया तो बिना किसी डाउट के उसने वो खीर खा ली और कुछ ही देर में वो गहरी और बेसुध नींद में सो गया। जिसके बाद रचना ने सोनू को मिस्ड कॉल दी। सोनू पहले से ही घर के बाहर गली में इंतजार कर रहा था। रचना ने चुपके से घर का दरवाजा खोला और सोनू सीधे घर में दाखिल हो गया। जिसके बाद दोनों ने सबसे पहले रिलेशन बनाया और फिर आधी रात होने पर सचिन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का काम शुरू किया। आपको बता दूं, रचना ने उसके हाथ पकड़े और सोनू ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया ताकि वो सांस ना ले सके। तभी अचानक सचिन की आंख खुल गई और वो बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसकी चीख की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर कर उठ गए और भागते हुए अपने पापा के कमरे की तरफ गए, जहां उन्होंने देखा कि रचना और सोनू दोनों मिलकर सचिन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ ही देर में झटपटाना बंद कर देता है। इसके बाद रचना और सोनू उसका गला दबा देते हैं ताकि अगर थोड़ी बहुत सांस बची हो तो वो भी खत्म हो जाए। जब सचिन की धड़कनें पूरी तरह से रुक जाती हैं तो सुबह करीब 3:28 पर सोनू वहां से भाग निकलता है। पर जाने से पहले वो रचना से 2.5 लाख रुपए मांगता है और वो भी बिना सोचे समझे उसे पैसे दे देती है। सोनू के जाते ही रचना नवीन को फोन करती है और उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि सचिन की तबीयत बहुत खराब हो गई है और फिर जो कुछ भी हुआ हम ऊपर आपको सारी बात बता चुके हैं। हालांकि पुलिस ने जब सोनू के बारे में जांच पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि वो कोई नेवी अफसर नहीं है, बल्कि महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए वो झूठ बोलता है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए ड्रेस में फोटो भी अपलोड करता है। सोनू मर्चेंट नेवी का अफसर बनकर महिलाओं से दोस्ती करता है और फिर ठगी करने के बाद उन्हें ब्लॉक कर देता है। इसी तरह उसने रचना के साथ भी किया, उससे दोस्ती की और सचिन की जान लेने के बाद 2.5 लाख रुपए लेकर चला गया। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया ताकि पुलिस उसको ढूंढ ना पाए। लेकिन पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश में छापेमारी करती रहीं और फिर आखिरकार सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट ने रिमांड के बाद जेल में भेज दिया है। वहीं रचना भी फिलहाल जेल में है और उसके दोनों बच्चों ने उसके खिलाफ गवाही भी दी है। उन्होंने पुलिस को सब कुछ वो बता दिया जो उन्होंने देखा। बच्चों के इन बयानों और सीसीटीवी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस अब कोर्ट में मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है ताकि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। देखिए, केस हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध अक्सर झूठ की बुनियाद पर टिकी होती है। जैसे सोनू ने खुद को नेवी अफसर बताकर रचना को ठगा, वैसे ही लोग इंटरनेट पर अपनी झूठी पहचान बनाकर सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के अनजान चेहरों की मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कभी ना करें और प्लीज अपनी फैमिली को खत्म ना करें, क्योंकि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।